हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम सामाजिक विज्ञान के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके मल्टीपल चॉइस 75 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लें। देखते हैं क्वेश्चन। यूरोप में मध्यम वर्ग के उदय के क्या कारण थे? संक्षिप्त में विवरण दीजिए। ठीक है, यूरोप में मध्यम वर्ग के उदय के निम्नलिखित कारण थे। ठीक है, यानी कि मध्यम वर्ग में वे लोग आते हैं जो ना तो ज़्यादा अमीर होते हैं और ना ही ज़्यादा गरीब। यानी कि मध्यम वर्ग के अंतर्गत वे लोग आते हैं जिनके पास खाना पीना और वस्त्र पहनने के लिए है ना, और घर मकान होता है। वे लोग मध्यम वर्ग में आते हैं। और गरीब लोग होते हैं जिनके पास खाना पीना मकान नहीं होता है। ठीक है, पश्चिम एवं मध्य यूरोप के विभिन्न भागों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास तथा व्यापारी वर्गों का उदय हुआ। ठीक है, देखेंगे अगला पॉइंट। इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ, जबकि फ्रांस व जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हो सका। ठीक है, यानी कि मध्यम वर्ग एक ऐसा परिवार है जो समाज या देश में बदलाव ला सकता है, क्योंकि उसे एक अच्छे स्कूल की भी ज़रूरत होती है और एक अच्छे अस्पताल की भी ज़रूरत होती है, सड़क की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन उसके पास पैसा तो कम होता है, लेकिन उसके पास समझ ज़्यादा होती है। और जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, यानी कि उनके पास पैसा तो ज़्यादा होता है लेकिन उन्हें समझ कम होती है। यानी कि उनके पास तो पैसा ही इतना है, उन्हें अस्पताल की ज़रूरत होगी क्यों? क्योंकि वो तो विदेश भी जाकर के इलाज करा सकते हैं ना। लेकिन मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो समाज को बदल सकता है। ठीक है, अब देखेंगे अगला पॉइंट। औद्योगिकरण की प्रक्रिया की वजह से श्रमिक वर्ग एवं मध्यम वर्ग अस्तित्व में आए। यह वर्ग उद्योगपतियों, ठीक है, व्यापारियों एवं सैन्य क्षेत्र के लोगों से बनाया गया है। अब हमारा अगला पॉइंट है। कुलीन वर्ग विशेष अधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए हैं। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था? ठीक है, यानी कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश के प्रति प्रेम और संस्कृति का मतलब होता है रीति रिवाज। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था? ठीक है, रोमानीवाद एक ऐसा संस्कृति आंदोलन था जो विशिष्ट प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। ठीक है, यानी कि रोमानीवाद एक आंदोलन का नाम था। क्षेत्रीय बोलियों राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती थी। ठीक है, यानी कि क्षेत्रीय बोलियां राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती थी। ठीक है, क्योंकि यही मुख्य रूप से आधुनिक राष्ट्रवादियों के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाती थी जो अधिकतर निरक्षर थे। ठीक है, यानी कि निरक्षर जिन्हें भाषाओं का ज्ञान नहीं है। ठीक है, भाषा भी लोगों को जोड़े रखती थी। ठीक है, निरक्षर का मतलब होता है जिससे भाषाओं का जिन्हें अक्षरों का ज्ञान ना हो। ठीक है, संगीत ने भी राष्ट्रवाद में योगदान दिया। तो संगीत यानी कि जो देशभक्ति गीत होते हैं, है ना, देशभक्ति गीत से भी लोगों को देश के प्रति प्रेम होने लगा और देश से जुड़ाव हो गया। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान के अंतर्गत अनेक सांस्कृतिक पहलू शामिल थे। ठीक है, आई होप इतना समझ गए होंगे आप। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम कौन कौन से हैं? फ्रांस की क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को जन्म दिया। यानी कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है ऐसा राज्य जो सभी धर्मों को मानने की मान्यता दे, ठीक है। किसी का भी अपना कोई स्पेशल धर्म नहीं होता है। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, ठीक है, वह स्वतंत्र है। उसके बाद है मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता और बंधुता है, ठीक है, बंधुता का नारा प्रदान करना। यानी कि समानता का मतलब होता है एक समान और बंधुता का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? ठीक है, बाल्कन एक प्रदेश था, वहाँ राष्ट्रवादी तनाव का मतलब होता है यानी कि देश में ही आपस में तनाव यानी कि लड़ाई हो जाए, ठीक है, उसी को बोलते हैं राष्ट्रवादी तनाव, ठीक है। बाल्कन प्रदेशों में अनेक जातियों के समूह निवास करते थे, ठीक है, यानी कि बाल्कन प्रदेश था जो वहाँ अनेक जाति यानी कि अलग अलग जातियों के लोग निवास करते थे। अगर वो अलग अलग जातियों के निवास करेंगे तो वो आपस में झगड़ेंगे, है ना, तो वो झगड़ जाते थे। उसके बाद है इन जातीय समूहों में आपसी संघर्ष होता था, ठीक है, यानी कि आपस में संघर्ष यानी कि आपसी लड़ाई होती थी। बाल्कन प्रदेश में जो व्यक्ति यानी अनेक जातियों के लोग रहते थे वो आपसी लड़ाई करते थे, आपस में ही लड़ाई करते थे, ठीक है, आपस में भिड़ जाते थे, उसी को बोलते हैं राष्ट्रवादी तनाव, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रो हंगरी जैसी शक्तियां बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी, ठीक है। बाल्कन के जल क्षेत्र पर कब्जा करके उन्होंने यूरोप में नौसैनिक प्रभुत्व स्थापित करने की भी योजना बनाई थी, ठीक है, समझ गए होंगे आप। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें बिल्कुल टाइम पर। थैंक यू।